हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंडीगढ़ एजुकेटर्स। माय नेम इज़ विपिन नेगी। तो आज के इस वीडियो में हम जो है जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन थ्रू कंसेप्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसका सेकेंड पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जहाँ पे हम लोग जो है बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको जो है एक डिटेल मैनर में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे आप सभी जानते हो, रिसेंटली हिमाचल में एई सिविल आईपीएच में कुछ आपके पोस्ट जो है निकले हैं, और उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे स्पेशल बैच चला रखा है। फर्दर अगर आप लोग अधिक जानकारी अगर चाहते हो इसके रिगार्डिंग, तो आप इन नंबर्स में यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल पूछ रहा है, इफ़ टी नॉट इज 10 मिनट्स, टी पी इज 20 मिनट्स एंड टी एम इज 15 मिनट्स, आर ऑप्टिमिस्टिक, pessimistic एंड मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट ऑफ एन एक्टिविटी रिस्पेक्टिवली, द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्टिविटी विल बी, एक्सपेक्टेड टाइम कितना होगा? ऑप्टिमिस्टिक टाइम आपको दे रखा हुआ है, पेसिमिस्टिक दे रखा हुआ है, मोस्ट लाइकली दे रखा है, आपको पूछ रहा है एक्सपेक्टेड टाइम। तो एक्सपेक्टेड टाइम टी कितना होगा? तो जनरली अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड टाइम की, तो एक्सपेक्टेड टाइम जो होता है आपके पास, दैट इज टी नॉट इंटू 1 प्लस 4 इंटू टी एम प्लस टी पी डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से वैल्यूज़ हम लोग पुट कर लेंगे। टी नॉट है आपके पास 10 प्लस 15 इंटू 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 60, तो दैट इज इक्वल्स टू 19/6। तो लगभग आपका आएगा 15 तो एक्सपेक्टेड टाइम आएगा आपका 15 मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस इन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इज। तो जब किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग बनाते हैं तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस किस ऑर्डर में आपको चाहिए होता है, किस ऑर्डर में आपका चाहिए होता है? तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आपके पास प्रोसेस होता है दैट इज़ ऑफ स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के बाद स्कोपिंग और उसके बाद पब्लिक कंसल्टेशन, देन लास्ट में आपका अप्रेजल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 27 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन यू ईट फिश लेस्ड विद फॉर्मलिन। तो अगर फिश में फॉर्मलिन हुआ तो उससे आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, फॉर्मलिन लगा हो तो अगर हम फॉर्मेलिन की बात करें तो फॉर्मेलिन जो है बेसिकली आपका जो शेल्फ लाइफ है वो आपकी इंक्रीज़ करता है। फर्दर अगर हम फॉर्मेलिन की बात करें तो फॉर्मेलिन से नोजिया, कफिंग, बर्निंग ऑफ सेंसेशन आइज़, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और साथ के साथ अगर लॉन्ग टाइम तक आपने फॉर्मेलिन वाला फिश जो है ये कंज्यूम किया तो इट मे ऑल्सो लीड टू कैंसर, तो इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट ए एंड बी तो आपके सारे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। Question number 29. Given the atomic weight of Fe is 56 and that of carbon is 12, the weight percentage of carbon cementite. तो कार्बन सेमेंटाइट का जो केमिकल फार्मूला है Fe3C। तो कार्बन सेमेंटाइट की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आयरन कार्बाइड का एक फॉर्म होता है, या आयरन कार्बाइड भी इसको बोलते हैं। तो सीमेंटाइट जो होता है दिस इज योर आयरन कार्बाइड, और केमिकल फार्मूला है इसका Fe3C। तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगर हम बाई वेट की बात करते हैं तो 6.67% वेट आपका कार्बन का रहेगा, और 93.3% आपका वेट रहता है वो आयरन का रहता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का वेट परसेंटेज पूछ रहा है, तो 6.67, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, एडिशन ऑफ टंगस्टन टू द स्टील इम्पार्ट। टंगस्टन जब हम स्टील में ऐड करते हैं तो उससे आपको क्या मिलेगा? अगर हम टंगस्टन की बात करें, जो टंगस्टन स्टील है बेसिकली आपका यूज़ किया जाता है ड्रिलिंग मशीन और हाई स्पीड टूल्स में। ड्रिलिंग मशीन और हाई स्पीड टूल्स में आपका टंगस्टन जो वाला जो स्टील है वो आपका यूज़ किया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है टंगस्टन स्टील की, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ये आपकी हाई कटिंग हार्डनेस होती है इसकी, इट हैज़ हाई कटिंग हार्डनेस एंड अब्रेशन रेजिस्टेंस। हाई कटिंग हार्डनेस और अब्रेशन रेजिस्टेंस इसमें देखने को मिलता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन में आपको कटिंग हार्डनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अ सॉइल सैंपल हैज़ पोरोसिटी ऑफ 50%, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 3, व्हाट विल बी द यूनिट वेट इफ़ सॉइल इज़ 50% सैचुरेटेड। आपको पोरोसिटी दे रखा हुआ है, एन की वैल्यू दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 आपको गिवन है, और यूनिट वेट आपसे पूछ रहा है, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको 50% दे रखा है। आपको यूनिट वेट पूछ रहा है, तो अगर हम बात करें तो पोरोसिटी इज़ गिवन
पोरोसिटी इज़ 50%, जी की वैल्यू आपको 3 रखी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको दे रखा है 0.5 या 50% आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग बल्क यूनिट वेट निकाल सकते हैं, जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 इसने आपको बता दिया है, 10 आपको यूज़ करना है। तो 3 प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.5 इंटू ई। अब वाइड रेशियो की वैल्यू चाहिए, हमारे को पोरोसिटी दे रखी है। तो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी, तो E इज इक्वल्स टू n अपॉन 1 माइनस n। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1। तो E का वैल्यू 1 आ गया। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू 10। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे को गामा बल्क की वैल्यू मिल जाती है 17.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है, अ कोर्स ग्रेन सॉइल हैज़ वॉइड रेशियो ऑफ 0.67, specific gravity of 2.67, calculate the critical gradient at which quicksand condition will occur। आपसे क्रिटिकल ग्रेडियंट पूछ रहा है। तो अगर हम क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात करें तो यहाँ पे रिलेशन आपको ध्यान रखना है, g माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन 2.67 माइनस 1 डिवाइडेड बाय वाइड रेशियो इज 1 प्लस 0.67। आपको वाइड रेशियो की वैल्यू दे रखी है, दिस इज योर वाइड रेशियो। सॉल्विंग दिस क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 2.67 1.67 डिवाइड बाई 1.67, आंसर आकर आपका 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर 32। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, इन तरजागीज थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन द करेक्ट अजम्पशन इज। करेक्ट अजम्पशन की बात कर रहे हैं तरजागी वन डायमेंशन कंसोलिडेशन थ्योरी के बारे में। तो पहला आपको बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग दी कंसोलिडेशन। तो अगर हम तरजागी 1D कंसोलिडेशन थ्योरी की बात करें तो तरजागी 1D कंसोलिडेशन थ्योरी आपका परफॉर्म किया जाता है आपके ओइडोमीटर के अंदर। डिवाइस को ओइडोमीटर बोलते हैं, ओइडोमीटर या कंसोलिडोमीटर, कंसोलिडोमीटर कुछ भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अगर हम बात करें ओबीसी बात है, इसके अंदर एक सेम सॉइल, इसके अंदर सॉइल है, दिस सॉइल इज केप्ट। ऊपर और नीचे आपके परफोरेटेड प्लेट्स आपके रखे जाएंगे जिसके ऊपर आपके पास लोड लगाया जाएगा। अगर हम लोड की बात करें तो 24 आवर्स में ये लोड आपका डबल होते रहता है। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है सॉइल अगर आपका सेम है तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी विल बी सेम, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपका सेम है। दूसरा क्या बोल रहा है, डार्सीज लॉ इज़ नॉट वैलिड। तो डार्सी लॉ आपकी यहाँ पे वैलिड होती है, डार्सी लॉ आपकी वैलिड होती है, ये आपका स्टेटमेंट गलत। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है सॉइल इज होमोजेनियस एंड ड्राई। सॉइल इज होमोजेनियस, ये स्टेटमेंट तो सही है, ड्राई ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो कंसोलिडेशन आपका स्टार्ट कब होता है, कंसोलिडेशन आपका स्टार्ट होता है जब आपका कॉम्पैक्शन खत्म हो जाएगा। तो कॉम्पैक्शन के टाइम में सारे एयर निकल गया, तो इसका मतलब सॉइल आपका अब फुली सैचुरेटेड आपको देखने को मिलता है। और तरजागी 1D कंसोलिडेशन थ्योरी के अंदर सॉइल की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा सैचुरेटेड रहता है ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ 1D कंसोलिडेशन प्रोसेस। तो ऑब्वियसली बात है तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन प्रॉक्टर टेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रॉक्टर टेस्ट में आपको स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ वेट साइड इज मोर देन स्लोप ऑन ड्राई साइड इन दी वाटर कंटेंट डेंसिटी कर्व। कि वेट साइड में आपका स्लोप ज़्यादा होता है देन ड्राई साइड। इन ड्राई साइड ऑफ ग्राफ स्ट्रक्चर इज फ्लॉक्यूलेटेड एंड ऑन वेट साइड द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल पार्टिकल इज डिस्पर्स्ड। तो अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकेंड स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं सारी जानकारी देता है। जब हम लोग बात कर रहे हैं कर्व के बारे में, दैट इज़ वाटर कंटेंट वर्सेस यूनिट वेट का जब हम कर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो इट विल गोज लाइक दिस। तो ये कर्व आपकी कुछ ऐसे जाती है। ठीक, तो अगर हम इस कर्व की बात करें तो ऑब्वियसली बात है जो आपके पास ये आपका ड्राई ऑफ ऑप्टिमम है, ये आपके पास वेट ऑफ ऑप्टिमम है। ड्राई ऑफ ऑप्टिमम की बात करें तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो आपका फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपका फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर, यहाँ पे डिस्पर्स स्ट्रक्चर।
फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रेंथ रिलेटिवली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर डिस्पर्स स्ट्रक्चर, जब तक ये ब्रोक नहीं होगा, जब तक कम स्ट्रेसेस इसके ऊपर लग रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टिफ होगा एज कम्पेयर टू डिस्पर्स स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे फ्लॉक्यूलेटेड वाला जो आपके पास एरिया है, यहाँ पे जो आपका ड्राई सॉइल है, वो आपके पास जब भी हम लोग चेंज इन वाटर कंटेंट या जब भी हम लोग इसके ऊपर स्ट्रेसेस को चेंज कर रहे हैं, जब भी इसके ऊपर हम लोग लोड को चेंज करेंगे, तो ये आपको कम जो है आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो कम इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेयर एज अगर हम बात करें वेट ऑफ ऑप्टिमम में, तो वेट ऑफ ऑप्टिमम में क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर भी डिस्पर्स है और कहीं ना कहीं पानी भी यहाँ पे जो वाटर है वो लुब्रिकेंट की तरह अच्छा भी काम करेगा, तो ऑब्वियस बात है आपको यहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा ऑन दी कॉम्पैक्टिव एफर्ट। जैसे ही आप लोग कॉम्पैक्टिव एफर्ट इसमें बढ़ाएंगे, तो इट मीन्स यहाँ पे जो स्लोप होगा कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा स्टीप देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। तो कहीं ना कहीं आपका जो स्लोप होगा वेट साइड में वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ड्राई साइड ऑफ वाटर कंटेंट। तो ऑब्वियसली बात है, तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2 कहीं ना कहीं आपको ये पूरा समझा रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 के बारे में, तो 1 और 2 आपके दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है इन पंचिंग शेयर फेलियर ऑफ फुटिंग इन सॉइल। सॉइल में पंचिंग शेयर फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली अगर हम पंचिंग शेयर फेलियर की बात करें तो ये आपका टाइप ऑफ फेलियर होता है इन केस ऑफ पाइल्स एंड डीप फुटिंग। तो पंचिंग शेयर फेलियर आपका डीप फुटिंग एंड पाइल्स में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो डीप फुटिंग और पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या दिक्कत है देखो ज़रा। तो पहला स्टेटमेंट बोला है देयर इज़ नो टिल्टिंग ऑफ द फुटिंग, तो यहाँ पे फुटिंग जो है आपका टिल्ट नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, फुटिंग विल बी नो टिल्टिंग। देयर इज़ नो बल्जिंग ऑफ सॉइल अराउंड द फुटिंग, तो सॉइल जो है आपके फुटिंग के बाहर ऊपर से बल्ज हुआ नहीं नज़र आएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। नो फेलियर पैटर्न इज़ ऑब्जर्व्ड, कोई भी फेलियर पैटर्न आपको ऑब्जर्व नहीं होता है, तो कोई भी फेलियर पैटर्न आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। बेसिकली अगर हम बात करें पंचिंग शेयर फेलियर की, तो यहाँ पे आपका जो फेलियर होता है या फेलियर आपकी ऑब्जर्व होती है, कैसे ऑब्जर्व होती है, आपका जो सॉइल है बिलो दी फाउंडेशन वो आपका पूरा कट जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो आपका जो पंचिंग शेयर फेलियर है, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डीप फुटिंग, दिस इज योर डीप फुटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है ड्यू टू एक्सेसिव लोड क्या होगा कि सॉइल के नीचे का जो फाउंडेशन के साथ जो आपका सॉइल लग रहा है, तो ये स्लाइटली एकदम से आपके पास एक कट जाएगा, और कट जाने की वजह से आपको एक लार्ज सेटलमेंट इसमें देखने को मिलेगी। तो यहीं पे जब आपका एक लार्ज सेटलमेंट सडनली आपको देखने को मिलेगा, तो इट मीन्स आपका जो फेलियर आपका पंचिंग शेयर फेलियर हो चुका है। जनरली इस टाइप का फेलियर आपको डीप फुटिंग में देखने को मिलेगा, और डीप फुटिंग को जब आप लोग किस में लगाओगे, डीप फुटिंग को जब आप लोग लगाते हो सॉफ्ट क्लेज के अंदर और लूज सैंड के अंदर, तो उस टाइम पे आपको पंचिंग शेयर फेलियर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये हमारा कंप्लीट डिस्कशन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 अ रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ विड्थ 240 mm and of thickness 150 mm carries a point load of 240 kilonewton at an eccentricity of 10 mm from y axis. What will be the maximum stress on the section? कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे इसेंट्रिक लोडिंग की बात हो रही है, फुटिंग के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो नाउ इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ज़रा कैसे आपको देखने को मिलेगा, इसको हम लोग एक क्रॉस सेक्शन में समझने की कोशिश करेंगे। आपको बोला है कि उसने एक फुटिंग के बारे में बात किया है और फुटिंग की विड्थ और थिकनेस दे रखी है। दिस इज योर फुटिंग रेक्टेंगुलर, विड्थ हमारे को दे रखा है 240 mm और थिकनेस मतलब ये डेप्थ की बात कर रहा है 150 mm, ये हमारे को दे रखा हुआ है। दिस इज़ योर वाई वाई एक्सिस, ये हमारी वाई वाई एक्सिस है, ये हमारी वाई वाई एक्सिस है, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। लेट दिस विल बी योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्स एक्सिस। इसेंट्रिक लोडिंग जो हो रही है आपकी वो वाई एक्सिस में इसेंट्रिसिटी है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी वाई वाई एक्सिस क्लियरली उसने लिख रखा है, और ये जो इसेंट्रिसिटी है वो इसेंट्रिसिटी कितनी है, इसेंट्रिसिटी आपको दे रखी है 10 mm की। तो ऑब्वियसली बात है ये कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से। तो जब भी इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास जो टोटल स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा, टोटल स्ट्रेस इज ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस प्लस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी।
डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करें तो डायरेक्ट स्ट्रेस वैल्यू हमारे को निकालने को आएगा कैसे, डायरेक्ट स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया, तो लोड कितना है 240 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया कितना है आपका 150 इंटू 240, ये हमारा एरिया आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करें, ये आपका डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया, इसको हम लोग इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू अगर आपकी आ जाती है 240 कैंसिल आउट, 1000 बाई 150, अगेन ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 6.66 आपका आ जाएगा यहाँ डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू। अब देखो ज़रा, हमारे को चाहिए बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपका बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन मालूम है आपको, m बाई आई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई, तो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल्स टू m बाई आई इंटू वाई। तो m की बात करें मोमेंट, मोमेंट क्या होता है लोड इंटू इसेंट्रिसिटी, तो सिग्मा दैट इज इक्वल्स टू m p इंटू ई इसेंट्रिसिटी डिवाइडेड बाई आई, क्योंकि इसेंट्रिसिटी y में है तो अभी तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देखने को मिलेगा, इनटू y की अगर हम बात करें तो अभी सी बात है दिस विल बी योर x बाई टू, या तो आप बोल सकते हैं दिस इज योर b बाई टू इंटू बी बाई टू। तो अगर हम सिग्मा की बात करें तो p लोड कितना है आपके पास 240 इंटू इसेंट्रिसिटी है हमारी 10 mm की, 240 आपका क्या है ये किलो न्यूटन, इसको हमारे को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई आई वाई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। देखिए क्योंकि b को ये कट कर रहा है तो अभी सी बात है b का क्यूब हो जाएगा, तो 150 इंटू 240 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 इंटू 240 बाई 2। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं आसानी से, 240 इंटू 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 240 का क्यूब इंटू 2 इंटू 240 इंटू 12। तो जैसे ही आप इसको ऐसे लिखेंगे आप लोग आराम से इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 240 ये गया, ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग तो ये गया हमारा, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 240 बचेगा, 0 हमने यहाँ से कट कर दिया, 12 दूने 24, 2 यहाँ पे बच गया, अब ऊपर क्या बचा हमारे पास 1000, तो ऊपर बच गया हमारे पास 1000, नीचे बच गया आपके पास 150 इंटू 4। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 150 इंटू 4, 15 चौके 60, 600, 10/6 अब सॉल्व हो जाएगा आराम से 1.65। तो ऐड करना है हमारे को किसको, टोटल स्ट्रेस दैट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस है हमारा 6.66, बेंडिंग स्ट्रेस है हमारी 1.65, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा आपका 8.33 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आपको जो है बहुत एक्यूरेटली इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि एकदम पास में आंसर है, एकदम पास में आपके आंसर्स हैं। तो ऑब्वियसली बात है अगर हम इस टाइप के प्रॉब्लम की बात करें जहाँ पे भी आपके पास यूनी एक्सियल बेंडिंग की जब आप बात आती है तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में हमको सेपरेट करके, जैसे हमने यहाँ पे सेपरेट करके सॉल्व किया है, डायरेक्ट को अलग से निकाला और बेंडिंग को हमने अलग से निकाला, तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपके जो है सही होने के चांसेस और आपका जो टाइम है वो आपका कम लगेगा। ठीक, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, अ कैंटिलीवर बीम। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है आपका एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम की वैल्यू वो रखा है, कैंटिलीवर बीम का लेंथ हमारे को दे रखा है L, कैंटिलीवर बीम का लेंथ है L, कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ फॉर अ डिस्टेंस x फ्रॉम फिक्स्ड एंड। ये आपका फिक्स्ड एंड है, दिस इज आवर फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड से हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया कहाँ तक, x डिस्टेंस तक। आपसे क्या पूछ रहा है, द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। ये हमारा फ्री एंड है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। फर्दर अगर हम लोग थोड़ा सा इसके डिफ्लेक्शन प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस कैंटिलीवर बीम को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारे को चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ जाए। देखिए तो ये आपका कैंटिलीवर है प्रॉप्ड, ये हमने लगाया यूडीएल x डिस्टेंस के अंदर। अगर ये x है और पूरा लेंथ L है, पूरी लेंथ L है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला डिस्टेंस आपका L माइनस x हो जाएगा। नाउ अगर हम डिफ्लेक्शन प्रोफाइल की बात करें तो डिफ्लेक्शन प्रोफाइल विल गोज लाइक दिस। डिफ्लेक्शन प्रोफाइल आपका कुछ ऐसे देखने को मिलेगा एंड फर्दर लाइक दिस सीधा। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका डिफ्लेक्शन प्रोफाइल है। डिफ्लेक्शन प्रोफाइल को जो हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से इतना डिफ्लेक्शन, ये वाली जो डिफ्लेक्शन है दिस इज एक्स डिस्टेंस वाली डिफ्लेक्शन,
और फर्दर ये L माइनस एक्स वाली डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन 1 प्लस डिफ्लेक्शन 2, तो टोटल डिफ्लेक्शन आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगा। अब डिफ्लेक्शन 1 की वैल्यू की बात करें तो ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। जब हम कैंटिलीवर बीम के ऊपर यूडीएल लगाते हैं तो सीधा डिफ्लेक्शन आपका निकल के आता है WL⁴/8EI, क्योंकि यहाँ पे लेंथ हमको x दे रखा हुआ है। तो अगर हम डिफ्लेक्शन 1 की बात करें तो डिफ्लेक्शन 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी WX⁴, क्योंकि लोड है आपके पास W किलो न्यूटन पर मीटर, लोड है हमारे पास W किलो न्यूटन पर मीटर, WX⁴ डिवाइडेड बाई 8EI, ये हमारे को डिफ्लेक्शन मिल गया। फर्दर डिफ्लेक्शन 2 हमारे को कैसे मिलेगा? अगर हम डिफ्लेक्शन 2 की बात करें, लेंथ हमारे को मालूम है, अगर मेरे को यहाँ पे थीटा मिल जाए तो थीटा इंटू अगर मैं रेडियस को मल्टीप्लाई करूँगा तो आर्क मिल जाता है, वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो डिफ्लेक्शन 2 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो डिफ्लेक्शन 2 दैट इज इक्वल्स टू थीटा इंटू L माइनस एक्स। थीटा की वैल्यू भी स्टैंडर्ड है, ये हमारे को ध्यान रखनी पड़ेगी। जब भी आपका यूडीएल लगता है तो थीटा की वैल्यू आपको निकल के आती है कितनी, दैट इज WL⁴/6EI। यहाँ पे हमारे केस में x नहीं, अब L की जगह आपको ध्यान रखना है यहाँ पे x है, तो डिफ्लेक्शन 2 आपका आ जाएगा WX⁴/6EI इंटू L माइनस एक्स, ये हमारा आ गया डिफ्लेक्शन नंबर 2। तो टोटल डिफ्लेक्शन इन दोनों को एडिशन करके है, हमको इसको ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल डिफ्लेक्शन, क्योंकि फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन पूछा है ना, यहाँ पे फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन हो जाएगा हमारा ये, तो फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन हमारा हो जाएगा WX⁴ डिवाइडेड बाई 8EI प्लस WX³ इंटू L। तो इसको हम लोग अगर इसको ब्रैकेट को खोल के सॉल्व कर लें तो इट विल लाइक दिस WX³ L/6EI माइनस WX⁴/6EI। इसको अगर हम सॉल्व भी करेंगे तो वी आर गेटिंग द वैल्यू, हमारे को वैल्यू मिल जाएगी WX³/24EI इंटू 3x प्लस 4L माइनस WX⁴/6EI। तो ये हमारे को डिफ्लेक्शन की टोटल वैल्यू मिल जा रही है। टोटल डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा WX⁴/24EI। कुछ नहीं किया हमने, इसको जो है इस वाले टर्म को हमने ऐड कर दिया, फर्दर इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो वैल्यू आपकी मिल जाएगी इंटू 3x प्लस 4L माइनस WX⁴/6EI। वैसे हमारे को जो है इस सवाल में इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लोग ऑप्शन को चेक करें तो ऑप्शन में हमारे पास कहीं पर भी कोई भी सही ऑप्शन नहीं दे रखा हुआ है। पहला ऑप्शन दे रखा है WX⁴/8EI, ये तो आपके फ्री एंड पे नहीं है ये डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन आपके उस एंड पे है जहाँ पे आपका यूडीएल ख़त्म हो रहा है। तो उसके लिए आपको सवाल में बताना पड़ना था कि आपको डिफ्लेक्शन कहाँ पे चाहिए, तो पहला तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगला बोल रहा है WL⁴/8EI। WL⁴/8EI अगेन दिस इज़ नॉट द आंसर। क्यों? उसके लिए यूडीएल आपको पूरे लेंथ में लगाना पड़ जाता, तो ये भी आपका सही आंसर नहीं है। अगला ऑप्शन दे रहा है WX⁴/8EI प्लस WL⁴/6EI। ये तो हमने सॉल्व करके देखा तो हमारे को कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन तो सरेआम गलत है, WX⁴/6EI तो ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं दे रखा हुआ है, इनकरेक्ट ऑप्शंस आर गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द गो गेज कंट्रोल्स द अपर लिमिट ऑफ अ होल, द नो गो गेज controls the lower limit of a shaft, the go gauge controls the lower limit of a hole, the no go gauge controls the lower limit of a hole। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 38 में सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, द गो गेज कंट्रोल्स द लोअर लिमिट ऑफ अ होल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन अकर्स ड्यू टू एयर मासेस बीइंग लिफ्टेड टू दी हायर एल्टीट्यूड्स बाय ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो अगर हम ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात करें तो दिस इज योर ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ये आपका एक माउंटेन बैरियर है, ये आपकी मॉइस्ट एयर आ गई, तो मॉइस्ट एयर जहाँ पे टकराएगी तो ये आपका यहाँ पे क्लाउड्स बन गए और यहीं पे आपकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो इस टाइप के प्रेसिपिटेशन को हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलेंगे। और अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो एरिया है जहाँ पे बारिश होती है, दिस इज कॉल्ड योर विंडवर्ड जोन, और ये आपकी होती है लीवर्ड जोन। तो ये आपकी लीवर्ड जोन जहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या बोल रहा है? द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ एयर मासेस के डिफरेंस की वजह से नहीं,
फ्रंटल एक्शन से भी नहीं होगा, वो तो फ्रंटल रेनफॉल हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन बैरियर्स, यस, तो प्रेजेंस ऑफ माउंटेन बैरियर्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर 39। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, टू शाफ्ट, वन सॉलिड एंड अदर हॉलो, एक सॉलिड शाफ्ट है एक हॉलो शाफ्ट है, आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल भी सेम है, हैविंग द सेम लेंथ एंड वेट, वेट और लेंथ दोनों सेम है, द हॉलो शाफ्ट एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट जो होता है सॉलिड शाफ्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा आपका टॉर्क ट्रांसमिट यहाँ पे करता है, क्योंकि जब भी हम लोग हॉलो शाफ्ट की बात करते हैं तो हॉलो शाफ्ट का क्या होता है, हॉलो शाफ्ट का जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आईपी की जो वैल्यू है हॉलो शाफ्ट की वो ज़्यादा होती है फॉर सेम वेट। अगर वेट कांस्टेंट नहीं है, अगर वेट कांस्टेंट नहीं है तो हॉलो शाफ्ट आपका ज़्यादा बेटर ऑप्शन निकल के आता है, क्योंकि हॉलो शाफ्ट का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है और फर्दर इट विल ट्रांसमिट, ये आपका ज़्यादा आपका जो है टॉर्क ट्रांसमिट करता है। अब जैसे ही वेट का यहाँ पे कांस्टेंट आ जाते हैं तब जाके हम लोग सॉलिड शाफ्ट यूज़ करते हैं। सॉलिड शाफ्ट का वेट बहुत ज़्यादा निकल के आता है और सॉलिड शाफ्ट जो है कम एरिया को घेरता है, तो जब भी आपका स्पेस का कांस्टेंट आ जाएगा, जब भी आपका स्पेस का कांस्टेंट आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है हॉलो शाफ्ट को फिर हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, फिर हम लोग सॉलिड शाफ्ट को यूज़ करते हैं। तो स्पेस कांस्टेंट हो गया, स्पेस का अगर हमारे को लिमिटेशन लग जाता है तो आपका हॉलो शाफ्ट यूज़ नहीं किया जाता है, फिर जाके सॉलिड शाफ्ट यूज़ किया जाता है। अगर हमारे पास स्पेस का लिमिटेशन नहीं है तो हॉलो शाफ्ट विल ट्रांसमिट मोर टॉर्क, ज़्यादा टॉर्क आपको ट्रांसमिट करके देगा, तो हॉलो शाफ्ट आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर, मोर स्ट्रॉन्ग। तो सेम वेट रहेगा तो ज़्यादा आपके पास हॉलो शाफ्ट आपका ज़्यादा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द शैलो वाटर नियर द शोर वेयर द रूट प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड, तो उसको लिटरल जोन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिटरल जोन। तो अगर हम बात करें ये आपका फॉर एग्जांपल दिस इज योर शेप ऑफ योर लेक, तो लेक की अगर हम बात करें तो देखिए ज़रा, ये आपका लेक वाटर, ये आपके सरफेस में वाटर है, दिस इज़ योर सन, ये आपका सन। तो जहाँ तक आपके सन के रेज पेनेट्रेट होते हैं, जहाँ तक आपके सन के रेज पेनेट्रेट होते हैं तो उस पर्टिकुलर जोन को बोला जाता है यूफोटिक जोन, इस जोन को बोला जाता है यूफोटिक जोन। फर्दर जहाँ पे आपके जो है सेडिमेंट्स वगैरह जमा होंगे नीचे, उसको बोला जाएगा बेंथिक जोन, तो बेनेथ वाला जोन बेंथिक जोन। फर्दर जहाँ पे आपके प्लांट्स या रूट वाले प्लांट आपके ग्रो करते हैं एजिस पे, तो इस जोन को बोला जाता है, दिस जोन इज कॉल्ड लिटोरल जोन, दिस जोन इज कॉल्ड लिटोरल जोन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, अ 6 आवर स्टॉर्म हैड 6 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, 6 आवर 6 आवर का स्टॉर्म है, 6 सेंटीमीटर आपका रेनफॉल हो रखा है, रिजल्टिंग रन ऑफ 3 सेंटीमीटर, रन ऑफ आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर का। इफ़ द फाई इंडेक्स रिमेन सेम एट द सेम वैल्यू ऑफ रन ऑफ ड्यू टू 12 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन 9 आवर्स इन द कैचमेंट एज, तो आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ रन ऑफ पूछ रहा है। अगर आपका फाई वैल्यू सेम रहता है तो वैल्यू ऑफ रन ऑफ कितना होगा, 12 सेंटीमीटर बारिश के लिए 9 आवर्स के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर हम फाई इंडेक्स की बात करें तो फाई इंडेक्स की वैल्यू हमारे को मिलती है P माइनस आर बाई टी, वेयर P इज़ योर रेनफॉल प्रेसिपिटेशन, R इज़ रन ऑफ और T इज़ योर टाइम ऑफ अकरेंस। अब यहाँ पे दो कंडीशन हमारे को दे रखे हैं, तो पहले कंडीशन से हमारे को फाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे को दे रखा है, तो फाई इज इक्वल्स टू पी, प्रेसिपिटेशन हो रही है आपकी 6 सेंटीमीटर की, तो 6 सेंटीमीटर, रन ऑफ हो रहा है आपका 3, रन ऑफ हो रहा है हमारे का 3 सेंटीमीटर का, टाइम है आपका 6 आवर्स, टाइम है हमारा 6 आवर्स का, 6 आवर्स, तो आपका हो गया 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, ये हमारी फाई की वैल्यू आई। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है फाई की वैल्यू सेम रहेगी, फाई की वैल्यू सेम रहेगी, तो आपसे पूछ रहा है क्या रन ऑफ कितना होगा, तो P माइनस आर बाई टी, तो आपसे रन ऑफ पूछ रहा है, प्रेसिपिटेशन बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर की बारिश होनी है 9 घंटे के लिए, तो फाई की वैल्यू हमारे पास 0.5, तो आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 0.5 इज इक्वल्स टू 12 माइनस पी बाई 9, तो यहाँ से आपको आर, तो यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी 7.5 सेंटीमीटर, तो रन ऑफ की वैल्यू मिल जाएगी आपकी 7.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, इन अ रिवर द डिस्चार्ज वॉज 160 मीटर क्यूब पर सेकेंड, रिवर में जो डिस्चार्ज है वो 160 मीटर क्यूब पर सेकेंड है।
द वाटर सरफेस स्लोप वॉज 1/8000। स्लोप आपको दे रखा हुआ है सरफेस का 1/8000 और डिस्चार्ज आपको दे रखा हुआ है। एंड द स्टेज एट स्टेशन एक्स वॉज 10 मीटर। आपको स्टेज भी दे रखा हुआ है स्टेशन एक्स पे 10 मीटर का। इफ ड्यूरिंग द फ्लड द स्टेज एट स्टेशन वॉज 10 मीटर, तो स्टेज आपका सेम दे रखा है दोनों केस में 10 मीटर का। फ्लड के टाइम में बोल रहा है कि स्टेज सेम ही है। एंड वाटर सरफेस स्लोप वॉज 1/2000, स्लोप चेंज कर दिया। दी फ्लड डिस्चार्ज वॉज अप्रॉक्सीमेटली, तो फ्लड का डिस्चार्ज कितना आएगा ये हमारे से पूछ रहा है। तो अगर हम लोग ध्यान रखें तो मैनिंग्स इक्वेशन से अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो यूजिंग मैनिंग्स इक्वेशन, तो डिस्चार्ज की वैल्यू आपको देखने को मिलती है 1/n a⁻r/2/3 r⁻2/3 s⁻1/3 कीपिंग ऑल दी वैल्यूज कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो आपके पास डिस्चार्ज है वो डायरेक्टली आपके स्लोप के प्रोपोर्शनल है। स्लोप के जो स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल आपका डिस्चार्ज देखने को मिलता है। इट मीन्स कि आपके पास डिस्चार्ज 1 बाई डिस्चार्ज 2 का अगर हम रेशियो निकालें तो दैट इज इक्वल्स टू √(s1/s2)। तो डिस्चार्ज 1 की वैल्यू हमारे को मालूम है, गिवन टू अस कितना दिया है हमको 160 मीटर क्यूब पर सेकेंड। S1 की वैल्यू हमारे को मालूम है 1/8000। S2 का वैल्यू हमारे को दे रखा है 1/2000। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे को Q2 मिल जाएगा 320 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो Q की वैल्यू आपको 320 मीटर क्यूब पर सेकेंड मिलेगी विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? इन अ फ्लो मास कर्व अ डिमांड लाइन ड्रॉन टेंजेंट टू द लोएस्ट पॉइंट इन अ वैली। डिमांड लाइन के ऊपर अगर हम लोग टेंजेंट कर्व करेंगे लोएस्ट पॉइंट पे वैली पे ऑफ कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट द मास कर्व एट द अर्लियर टाइम पीरियड इट रिप्रेजेंट। देखिए जब हम लोग बात करते हैं मास फ्लो कर्व की, तो मास फ्लो कर्व बेसिकली आपका यूज़ किया जाता है टू फाइंड द बैलेंसिंग स्टोरेज। जब हम रिजर्वायर को डिज़ाइन करने की बात करते हैं और रिजर्वायर में जो हम लोग बैलेंसिंग स्टोरेज को फाइंड आउट करते हैं, तो बैलेंसिंग स्टोरेज को फाइंड आउट करने के लिए वन ऑफ द मेथड हमारे पास देखने को मिलता है मास स्टोरेज। तो मास स्टोरेज या मास डायग्राम जो है आपके पास, मास डायग्राम आपके पास एक और मेथड आपको देखने को मिलता है मास कर्व। तो मास कर्व की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग बैलेंसिंग स्टोरेज को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बैलेंसिंग स्टोरेज क्या होता है? बैलेंसिंग स्टोरेज की बात करें तो ये आपका वो स्टोरेज है, ये आपका वो स्टोरेज है जो कि हम वाटर टैंक को डिज़ाइन करने में काम आता है, जो कि आपका इक्वलाइज करके देगा बिटवीन द वेरिएबल डिमांड एंड कांस्टेंट सप्लाई। तो आपका सप्लाई और डिमांड के बीच में जो आपका वेरिएशन आ रहा है उसको बैलेंस करके देता है आपका बैलेंसिंग स्टोरेज। फर्दर अगर हम इस कर्व के बारे में बात करें तो ये कर्व आपका कैसे बनता है? ये कर्व आपका कुछ ऐसे बनेगा। आपका जो कर्व है ये प्लॉट किया जाता है दिस बिटवीन क्यूमुलेटिव इनफ्लो डिमांड और टाइम पीरियड। तो क्यूमुलेटिव इनफ्लो डिमांड और टाइम पीरियड के बीच में आपका एक कर्व है। तो जहाँ पे ये जो सीधी लाइन जा रही है ये आपकी सप्लाई की लाइन है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि सप्लाई हमारा कांस्टेंट है। एक्यूमुलेटेड सप्लाई लाइन दिस इज योर एक्यूमुलेटेड सप्लाई लाइन, और ये हमारी है डिमांड लाइन। तो दिस इज आवर डिमांड कर्व, ये हमारी डिमांड कर्व है। दिस इज आवर डिमांड कर्व। तो सवाल की बात करें तो सवाल में क्या बोल रहा है? अ डिमांड लाइन इज ड्रॉन टेंजेंट टू द लोएस्ट पॉइंट। तो ये हमारी जो ब्लू लाइन है ये हमारी डिमांड लाइन है। दिस इज आवर डिमांड लाइन। तो डिमांड लाइन को हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है लोएस्ट पॉइंट पे इन अ वैली। तो आपका जो वैली वाला लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हमारे को यहाँ पे थीटा मिलता है। फर्दर अगर हम यही टेंजेंट आपको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको थीटा मिलेगा। अगर इस पॉइंट की बात करें तो सेम पॉइंट पे थीटा अगर हम लोग ड्रॉ करें या यहाँ पे स्लोप हम लोग निकालें एक्यूमुलेटेड सप्लाई और डिमांड लाइन के बीच में, तो θ1 एंड θ2 हमारे को क्या ऑब्जर्व देखने को मिलेगा कि जो θ1 है ये θ1 की वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट पे इस वाली लाइन पे θ1 की वैल्यू लेस होती है θ2 से। θ2 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब अगर स्लोप 2 का ज़्यादा है, स्लोप किसका ज़्यादा है? डिमांड लाइन का ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस टाइम पे आपका रेट ऑफ डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपका सप्लाई। तो जितना आप लोग सप्लाई कर रहे हो उससे ज़्यादा आपका डिमांड है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे आपका क्या है कि रेट ऑफ डिमांड इज़ हायर देन रेट ऑफ सप्लाई। तो रेट ऑफ सप्लाई से ज़्यादा है आपका रेट ऑफ डिमांड।
अगर आपका रेट ऑफ डिमांड ज़्यादा है रेट ऑफ सप्लाई से, समझने की कोशिश करना, ये हमारा टैंक है, दिस इज़ आवर टैंक। टैंक में हम ये वाटर सप्लाई कर रहे हैं, दिस इज़ आवर वाटर सप्लाई, और यहाँ से आगे हमारा डिमांड है, एज़ पर डिमांड हम लोग पानी भेज रहे हैं। तो अगर हमारा डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई से, ऑब्वियसली बात है आपका स्टोरेज क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। जितना भी पानी हमने स्टोर कर रखा हो, जो भी पानी आ रहा है वो जल्दी से ख़त्म हो रहा है। अगर थोड़ा भी स्टोर होगा, मान लो ज़्यादा स्टोर कर रखा है, तो पानी क्या आएगा, लेवल नीचे ही आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, इट मीन्स जो रिजर्वायर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वाटर लेवल स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इन रिजर्वायर। तो वाटर लेवल हमारा रिजर्वायर में कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो अगर हमारा वाटर लेवल कम होना स्टार्ट हो रहा है तो इट मीन्स रिजर्वायर विल फुल इन टाइम टू। तो इट मीन्स हमारा रिजर्वायर जो है इस केस में अभी तो फुल है, इस केस में हमारा जो रिजर्वायर है ये अभी फुल है, बट आपका वाटर लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा, बट आपका वाटर लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमारा फुल है अभी रिजर्वायर। अब ये फुल कैसे हुआ था, ऑब्वियसली बात है ये फुल हुआ था यहाँ पे, देखो ज़रा, यहाँ पे थीटा आपका ये रहा और ये आपका थीटा रहा, थीटा 2। तो शुरू के केस में क्या था, आपके पास थीटा 1 की वैल्यू ज़्यादा थी थीटा 2 की। शुरुआत में क्या था, थीटा 1 आपका ज़्यादा था थीटा 2 से। थीटा 1 ज़्यादा था तो मतलब आपका सप्लाई आपका क्या था, सप्लाई आपका ज़्यादा था और डिमांड आपकी कम थी। जब आपका सप्लाई ज़्यादा था डिमांड कम थी तो यहाँ पे पानी का लेवल तो कम था बट यहाँ पे लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा था। तो आपका जो लेवल है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा था। तो लेवल इंक्रीज़ होते होते जैसे यहाँ पे पहुँचेगा फुल हो गया, फुल होने के बाद फिर से जैसे ये कर्व आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपका कम होते जाएगा। तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, आपसे सवाल इस पॉइंट पे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे हमारे रिजर्वायर का हाल क्या है। तो रिजर्वायर का हाल क्या है, द स्टोरेज इज़ इनएडिक्वेट, स्टोरेज हमारा इनएडिक्वेट है। दूसरा क्या बोल रहा है, द रिजर्वायर इज़ फुल एट बिगिनिंग ऑफ द ड्राई पीरियड। तो रिजर्वायर शुरू में आपका फुल है एज़ कम्पेयर टू आगे जाके आपका रिजर्वायर में पानी कम होते जाएगा क्योंकि आपका डिमांड बढ़ते जाएगा, क्योंकि आपका डिमांड बढ़ते जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, द रिजर्वायर इज़ वेस्टिंग लेटर बाय स्पिल्स, वेस्ट तो हो गई नहीं क्योंकि आगे जाके आपका डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि फुल होने के बाद फिर से डिमांड बढ़ रहा है, तो वेस्ट तो हो गई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आपको वैल्यू दे रहा है कि पॉइंट 2 पे क्या हो रहा है कि हमारा डिमांड जो है वो डिमांड हमारा बढ़ रहा है बट रिजर्वायर हमारा फुल हो चुका है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास सप्लाई कांस्टेंट थी बट डिमांड हमारा कम था। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपका वाटर लेवल बढ़ा था, बढ़ने के बाद आपका रिजर्वायर फुल हो गया था। फुल हो के बाद जैसे ही आपके पास पॉइंट 2 पे पहुँचे तो थीटा 2 आपका इंक्रीज़ हो गया थीटा 1 के कंपैरिजन में, और फर्दर आपका जो रिजर्वायर का लेवल है वो नीचे आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, कैचमेंट एरिया, अ कैचमेंट एरिया ऑफ 90 किलोमीटर स्क्वायर। तो 90 किलोमीटर स्क्वायर का हमारा कैचमेंट एरिया है, हैज़ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विच कैन बी अप्रॉक्सीमेटली एज ट्राइंगल। आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ दे रखा है और यूनिट हाइड्रोग्राफ बोल रहा है कि ये ट्राइंगल होगा। तो दिस इज अ ट्राइंगुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये हमारा ट्राइंगल यूनिट हाइड्रोग्राफ है। कितने का हाइड्रोग्राफ है हमारा, 4 यूनिट, 4 यूनिट हाइड्रोग्राफ है आपका, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। फर्दर इसका पीक हमारे को दे रखा है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ़ द पीक ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड ये हमारे को पीक दे रखा हुआ है। देन द टाइम बेस, ये बेस टाइम आपसे पूछ रहा है, ये बेस टाइम हमारे से पूछ रहा है कि कितना होगा। देखिए जब भी आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो ज़रा, हमारे को एक चीज़ मालूम है कि जो आपका हाइड्रोग्राफ के अंदर का एरिया है, तो एरिया अंदर हाइड्रोग्राफ वो किसके बराबर होगा, वो रन ऑफ के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, डीआरएच के बारे में बात कर रहे हैं। तो एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ, एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। तो रन ऑफ वॉल्यूम के बराबर आपके पास एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ है। तो एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ कितना है आपके पास, एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, हाफ इंटू बी इंटू जो आपके पास पीक है कितना है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। अब रन ऑफ का वॉल्यूम कितना निकालेंगे, रन ऑफ का वॉल्यूम की बात करें तो उसके लिए हमारे को दे रखा है उसने एरिया दे रखा हुआ है। एरिया में बारिश कितना हुआ है, 1 सेंटीमीटर बारिश हुआ है, कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। तो डेप्थ मेरे को मिल गया 1 सेंटीमीटर का।
तो डेप्थ इनटू एरिया करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा, वी कैन रिलेट इट। तो 90 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो 10⁻6 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो डिवाइडेड बाई 100 हो गया। हमारे को चाहिए फर्दर बी, बेस पीरियड चाहिए, आवर्स में पूछ रहा है, हमारे को आवर्स में चाहिए। यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकंड है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे को फर्दर आगे जाके। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा बेस पीरियड का वो कितना हो जाएगा, देखो ज़रा, 90 इंटू 10⁻6 इंटू 1 इंटू 2, ये ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई ये सेकंड था, इसको हम लोग को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 इंटू 60 इंटू 100, ये वाला रहा ना 100, ये 100 हो गया, इंटू क्यू भी है यहाँ पे, ये भी नीचे आ जाएगा, इंटू 10। तो हमने सेकंड था, सेकंड को हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा आवर्स में कन्वर्ट हो गया। सेकंड से मिनट में, मिनट से आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ आराम से कटती हुई नज़र आएगी। आसान सा सवाल है, आपको 50 आवर्स आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, reduce bearing of a line is north 58 degree 24 minutes west, then whole circle bearing, आपको जो है bearing दे रखा हुआ है, quadratic आपको दे रखा हुआ है मेरिडियन, आपको whole circle bearing पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है, तो whole circle bearing के लिए 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री 24 मिनट्स, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 301 डिग्री, 301 डिग्री। तो इसको अगर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 359 डिग्री 60 मिनट्स, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री को, दैट इज़ 58 डिग्री 24 मिनट्स। माइनस कर लेंगे इसको, वैल्यू आ जाएगी आपकी 36 मिनट्स, डिग्री वाला 103, 301 डिग्री, तो कितना हो गया 301 डिग्री 36 मिनट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहा है, एन ओपन एंडेड बैरल ऑफ 1 मीटर हाइट, एक बैरल है 1 मीटर हाइट का, एंड 1 मीटर ऑफ डायमीटर इज फिल्ड विद सैचुरेटेड सैंड हैविंग द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। आपके पास एक ओपन एंडेड बैरल दे रखा हुआ है, डायमीटर है उसका 1 मीटर का, हाइट भी 1 मीटर का दे रखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है जो उसके अंदर सैंड भर रखा हुआ है, दैट इज 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। बैरल स्टैंड्स ऑन सैचुरेटेड बेड ऑफ ग्रेवल के बेड के ऊपर रखा हुआ है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वाटर लेवल इन बैरल टू ड्रॉप 0.8 मीटर इज, टाइम कितना लगेगा बैरल के अंदर पानी के लेवल को 0.8 मीटर नीचे आने में। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें सीधे अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएं तो कंसेप्ट लगा सकते हैं। देखो ज़रा, डार्सीज लॉ क्या बोलता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। फर्दर जब जैसे हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू के इंटू आई, एज पर डार्सीज लॉ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू के इंटू आई, डार्सीज लॉ। फर्दर अगर हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को 1 मान ले, कीपिंग दी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज़ 1, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू के बराबर। तो ऑब्वियस ही बात है के वेलोसिटी के बराबर है, तो वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर कितना ड्रॉप करना है उसको, ड्रॉप ऑफ हाइट, मीटर ड्रॉप करना है 0.80 मीटर। कितने मिनट में ड्रॉप करना है, नहीं पता। टाइम हमारे से पूछ रहा है। नाउ के की वैल्यू हमारे को दे रखी है, कितनी दे रखी है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस ही बात है वी कैन कैलकुलेट टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू 0.80 डिवाइडेड बाई 10⁻³ ये आपका मीटर में है, ये मीटर पर सेकेंड, अगेन सेकेंड में आ जाएगा आंसर। तो ये आपका आएगा 800 सेकेंड के आसपास। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो सीधा आपको जो है टाइम निकालना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। इन लेवलिंग बिटवीन 2 points A and B on opposite bank of a river, reciprocal leveling, the level was set up near A and staff reading was taken on A and B were, आपको staff reading दिया है when instrument at A
एट ए, इंस्ट्रूमेंट हमने एक जगह पे रखा है, रिवर के एक साइड में रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपकी स्टाफ रीडिंग है, एच ए की वैल्यू है आपके पास 2.243, एच बी की वैल्यू है हमारे पास 3.31। फर्दर उसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया बी पॉइंट पे, तो इंस्ट्रूमेंट आपका आ गया बी पॉइंट पे। इंस्ट्रूमेंट जैसे ही बी पॉइंट पे आया तो आपकी रीडिंग आ गई एच ए डैश, जो आपके पास पहले वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंडीशन है हमारा, अगर हम बात करें तो कंडीशन इज़ दिस, ये हमारा कंडीशन है, ये आपकी रिवर आ गई बीच में। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पे देखिए ज़रा, पहले हम लोग स्टाफ को यहाँ पे लगाएंगे, एक स्टाफ यहाँ पे, एक स्टाफ यहाँ पे, और एक स्टाफ यहाँ पे, और फर्दर यहाँ से रीडिंग लिया हमने, यहाँ से हमने रीडिंग लिया, द रीडिंग इज़ टेकन फ्रॉम हेयर। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट ए, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। तो यहाँ से हमने एच ए की रीडिंग ली और यहाँ से हमने बी की रीडिंग ली। देन उसके बाद हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को उठाया, इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट कर दिया, इंस्ट्रूमेंट को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। फर्दर यहाँ से हमने रीडिंग ली, तो यहाँ से ए की रीडिंग भी आएगी, यहाँ से बी की रीडिंग भी आएगी, तो वो वैल्यूज़ हम लोग लिख रहे हैं। तो स्टेट में आपने इंस्ट्रूमेंट को बी पे जब शिफ्ट किया तो इंस्ट्रूमेंट ए पे जो रीडिंग आई वो कितनी आई बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 1.889 इतनी रीडिंग आ रही है। और बी पे रीडिंग आ रही है आपकी, इसको डैश करके लिखेंगे हम लोग, बी पे रीडिंग आ रही है 3.041, ये बी पे रीडिंग आ गई। आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी दी हाइट डिफरेंस, इसके लिए आपको सीधे एक रिलेशन ध्यान रखना है। तो अगर हम हाइट डिफरेंस की बात करें तो हाइट डिफरेंस की वैल्यू आपको मिलती है एच बी माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच ए डैश डिवाइडेड बाई 2। तो क्या करना है, हमारे को वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो हमको क्या करना है, हमको इसका डिफरेंस निकालना है, इसका डिफरेंस निकालना है, फिर हमारे को एवरेज ले लेना है। वैल्यूज़ पुट करके, जब हम लोग वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.1195 के आसपास। कितना हो गया अप्रॉक्सीमेटली 1. तो 9 है, अप्रॉक्सीमेटली 1.12। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग जो इसको मार्क करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, 6 आवर 42 मिनट्स 34 सेकेंड डिग्री मिनट्स सेकेंड विल बी। इसको हमारे को कन्वर्ट करना है, डिग्री मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ज़रा, तो हमें एक चीज़ मालूम है, क्या मालूम है कि जब भी हम लोग बात करते हैं 360 डिग्री, दैट इज़ इन 24 आवर्स। तो एक आवर्स में कितना डिग्री अर्थ घूमती है आपकी, 15 डिग्री आपकी अर्थ एक। फर्दर वैसे ही अगर हम बात करें तो एक मिनट में के अंदर अर्थ कितना रोटेशन लेगी, 1/4 डिग्री। और फर्दर अगर हम एक सेकंड की बात करें तो एक सेकंड में अर्थ आपकी घूमती है 240 डिग्री के आसपास, 1/240। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे। 6 आवर्स की बात करें तो कितना डिग्री हो जाएगा, 6 × 15 90 आवर्स, 6 × 15 90 डिग्री, 6 आवर्स × 15 डिग्री तो 90 डिग्री, तो आपकी 90 डिग्री आ गई। फर्दर अब आओ सेकंड स्टेटमेंट। सेकेंडली अगर हम बात करें तो 42 मिनट्स, तो 42 मिनट्स 1/4 डिग्री के बराबर होगा, 42 × 1/4 डिग्री। देखिए तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 10.5 डिग्री के आसपास, 10.5 डिग्री। 10.5 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, तो 10 डिग्री इधर आ गया, तो कितना हो गया ये 100 डिग्री कन्वर्ट हो गया। 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 0.5 × 60, तो ये आपका मिनट्स में आ जाएगा। ये आ गया आपका 30 मिनट्स के आसपास। कितना आ गया आपका 30 मिनट्स, ये हो गया सॉल्व। तो ये आपका हो गया 30 मिनट्स। नाउ तीसरा क्या बोल रहा है, 34 सेकेंड, 34 सेकेंड, 34 सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 1/240 × 34। फर्दर सेकेंड है, इसको कन्वर्ट करो मिनट्स में × 60, तो ये आ जाएगा आपका 8.5 मिनट्स, 8.5 मिनट्स। तो 8.5 मिनट्स को कैसे लिखेंगे, 8 मिनट प्लस 0.5 मिनट्स, ये मिनट्स में हो गया आपका। सेकंड था, मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और डिग्री था, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्दर 8 मिनट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 38 मिनट हो गया, 100 डिग्री हो गया। 0.5 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 30 सेकंड्स,
ये आपका होगा 30 सेकेंड। तो आंसर आपका हो गया 100 डिग्री 38 मिनट्स 30 सेकेंड। तो दिस इज़ योर आंसर। तो अगर हम मैच करने की बात करें तो मैच कौन सा हो रहा है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी भी मैच हो रहा है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डबल फ्लेमिश बॉन्ड इज, डबल फ्लेमिश बॉन्ड कैसे होता है, इसके लिए हम लोग सीधा यहाँ पे पिक्चर को रेफर करते हैं। पिक्चर अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड है। तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड की अगर हम बात करें तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड का दोनों साइड आपको एक जैसा ही दिखता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों एक साइड दिखेगा। दूसरी बात, अगर हम सवाल की बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेड अप ऑफ अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन द सेम कोर्स, मेड अप ऑफ अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन द अल्टरनेट कोर्स, डबल फ्लेमिश बॉन्ड हैज़ नॉट गुड अपीयरेंस, नन ऑफ दिस। आपके इसके शेप के बारे में पूछ रहा है, अपीयरेंस के बारे में पूछ रहा है कि कैसे दिखता है। तो देखो ज़रा, अगर हम बात करें इंडिविजुअल कोर्स की बात करें तो ये आपके पास हो गया स्ट्रेचर हेडर, यहाँ पे भी आपको स्ट्रेचर हेडर, तो हर एक कोर्स में आपको स्ट्रेचर हेडर देखने को मिलता है। मतलब अल्टरनेट केस में नहीं है, सारे कोर्स में, सेम कोर्स में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ये आपके पास स्टेटमेंट गलत है, हैड नॉट गुड अपीयरेंस, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ बहुत सुंदर दिख रहा है। देखो ज़रा यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा आपको। चलिए, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 50। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ये हम लोग अगले वीडियो में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो होप सो आप सभी को ये जो भी हमने कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए, जो भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, आप सभी को समझ में आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा ये वीडियो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।